राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, किसी को बख्शेंगे नहीं। यह सारे बयान योगी आदित्यनाथ के हैं, जिसमें उन्होंने खुले मंच से चेतावनी दी है उन लोगों को जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और योगी जी ने अखिलेश यादव की सारी सच्चाई भी सामने रख दी है। जो अखिलेश यादव दूध के धुले बनने की कोशिश कर रहे थे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी सरकार को घेरा जाए, उन्होंने जितने भी आरोप योगी जी पर लगाए थे उन सभी आरोपों का सही से जवाब योगी जी ने देवरिया से दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़वा सच। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज हम आपको अखिलेश यादव का एक ऐसा कड़वा सच बताने वाले हैं जिन्होंने अपने टाइम में क्या क्या गलतियां की, जो दुनिया के सामने नहीं रखा गया, दुनिया से छुपाया गया, उत्तर प्रदेश की जनता से छुपाया कि उनकी सरकार में कितने घोटाले हुए और कभी भी उन घोटालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना ही उनकी सरकार ने दिया। लेकिन अब जब योगी जी के सरकार में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की बात आई तो अखिलेश यादव दूध के धुले बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके टाइम पर तो कुछ गलत हुआ ही नहीं था। जो गलत हो रहा है वह योगी राज में ही गलत हो रहा है। चलिए अखिलेश यादव की सच्चाई की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हम आपको योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाना चाहेंगे। ये वीडियो देखिए। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। योगी जी ने देवरिया में भाषण के दौरान उस दौरान की बात की जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी। और आप सभी जानते हैं उस दौरान की कैसी खबरें सामने आती थी। सुनने में आता था कि आज वहां गोली चल गई, तब जो क्राइम था वह चरम सीमा पर था। जनता परेशान थी और अयोध्या की जनता तो सबसे ज्यादा परेशान थी। इसी बात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर मंच से तंज कसते हुए कहते हैं कि एक पक्ष कहता था कि राम है ही नहीं, यानी अयोध्या का भी उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ी करते रहे। और दूसरा पक्ष वह था जो जय श्री राम बोलने वालों पर लाठी और गोली चलाते थे। और आज यही लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो लोग कभी भगवान राम का नाम लेने वालों पर गोली चलवाया करते थे, आज वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान राम की आस्था के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक टाइम था जब यहाँ की सरकार, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इन्होंने देश को लूटने का काम तो किया ही था, लेकिन जनता को नोचने का भी काम किया था। तब उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर दंगे करवाए जाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रतिबंध लगाया जाता था, कावड़ यात्रा निकाली नहीं जाती थी, दुर्गा पूजा में दंगे होते थे। यानी कि एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार का राज चल रहा था। और जिनकी सरकार तब थी, आज वो लोग अयोध्या पर सवाल उठा रहे हैं। यह तो बात हो गई योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर उन्होंने अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में हस्तक्षेप करके अखिलेश यादव पर तंज कसा था। और अब हम अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहेंगे कि है जो अयोध्या पर ज्ञान दे रहे हो, जब उनकी सरकार थी उनके वक्त में कितने दंगे हुए, कितने घोटाले हुए और किस वजह से वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सबसे पहले बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर दंगों की। इन दंगों में 62 लोग मारे गए थे। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब कुल 227 दंगे हुए थे।
2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219, 2016 में 100 के भी ऊपर। और अब यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अखिलेश यादव को एक चीज और याद दिलवाएंगे कि मथुरा का राम वृक्ष कांड तो इन्हें याद ही होगा, जब 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी तो उन पर ही हमला हो गया था। एसपी और एसएचओ मारे भी गए थे, लेकिन इनकी सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्हें अपने टाइम का माइनिंग घोटाला भी आराम से याद ही होगा कि अखिलेश के राज में किस तरीके से माइनिंग को लेकर गौतम बुद्ध नगर की कलेक्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया था तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 2016 में यह माइनिंग घोटाला उजागर भी हुआ था और 2023 में तो एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, तो इनका 97,000 करोड़ यानी 97,000 करोड़ का घोटाला भी सामने आया था, जिसमें पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घोटाले का खेल सामने रखा गया था। इसमें लैपटॉप घोटाले का खेल था, खाद्यान्न घोटाला यानी कि माइनिंग घोटाले का खेल था, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का भी खेल था और टोटल 97,000 करोड़ यानी 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख रिपोर्ट में सामने रखा गया था। लेकिन अब यह लोग अयोध्या पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इनके टाइम में तो जांच भी नहीं की जाती थी, लेकिन अब 15 दिन की मोहलत जो योगी आदित्यनाथ ने दी थी वह पूरी भी करके दिखाई। जब पहले दिन एसआईटी का गठन किया गया था तो योगी जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन के अंदर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब 15 दिन बाद एसआईटी की जांच में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। और 15 दिन के अंदर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सोल्व होता हुआ नजर आया है। चलिए अब थोड़ी सी नजर हम राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी डालते हुए है कि कब क्या कैसे हुआ था। राम मंदिर में हर दिन देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु नगद दान पत्रों में चढ़ावा डालते हैं। यही नगद चढ़ावा अब जांच के केंद्र में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नगद चढ़ावे की गिनती और उसके प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, या बोले तो 200 करोड़ की गबन और चोरी की शिकायतें मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने कई चरणों में जांच की, दस्तावेजों की पड़ताल हुई, कैश मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा हुई, संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ हुई और इसके बाद एसआईटी प्रमुख तथा लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। रिपोर्ट में आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके बाद पहली बार श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में आरोप है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की सुरक्षा, परिवहन और कैश काउंटिंग की प्रक्रिया में कथित तौर पर गड़बड़ियां की गई है। हालांकि ये आरोप जांच के अधीन है और इनकी पुष्टि अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर भी बाद में होगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि राम मंदिर में आने वाले नगद चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। जब श्रद्धालु दान पत्र में नगद चढ़ावा डालते हैं तो सबसे पहले दान पत्रों की निगरानी की जाती है। इसके बाद दान पत्रों की सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर के बेसमेंट तक पहुंचाया जाता है। वहां से कैश को निर्धारित काउंटिंग रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद कैश की गिनती होती है, पूरी रकम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और अंत में पैसे बैंक में जमा कराए जाते हैं। यानी पूरी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरी चेन के अलग अलग चरणों में कथित तौर पर हेराफेरी हुई है। यही वजह है कि जांच सिर्फ कैश काउंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि दान पत्रों की निगरानी से लेकर बैंक में जमा जो रकम है उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। अब जानिए कौन क्या करता था। एफआईआर में 8 लोगों का नाम है। इनमें से हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी थी। किसी की जिम्मेदारी दान पत्रों की निगरानी करनी थी, तो कोई रकम की काउंटिंग रूम तक पहुंचाता था, तो कोई कैश काउंटिंग टीम का हिस्सा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित गड़बड़ियां इस पूरी व्यवस्था के अलग अलग स्तरों पर हुई है, जिसमें सबसे पहले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर एफआईआर के अनुसार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू मंदिर परिसर में रखे दान पत्रों की निगरानी करता था। दान पत्रों में बेसमेंट तक पहुंचाना सुरक्षित रूप से जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। आरोप है कि इसी शुरुआती चरण में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित गबन किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित तौर पर इस रकम से अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई गई। सीधा बोले तो टिन्नू यादव पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है, जिसे उन्होंने ऑटो रिक्शा की कमाई और जमीन की पुरानी खरीद बताकर खारिज किया है। यहाँ तक कि टिन्नू यादव के भतीजे के पास भी 36 लाख कैश बरामद होने की बात कही गई है। लव कुश मिश्रा कैश काउंटिंग टीम का हिस्सा थे।
एफआईआर के मुताबिक उन पर कैश गिनती के दौरान कथित हेराफेरी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उनके घर से करीब 12 लाख रुपए नगद मिले हैं और अब जांच इस बात की जा रही है कि यह रकम कहां से आई उनके पास। इसमें अनुकल्प मिश्रा का भी नाम शामिल है। अनुकल्प मिश्रा कैश काउंटिंग रूम में तैनात थे। एफआईआर के अनुसार उन पर आरोप है कि गिनती के दौरान रकम निकालकर उसका कथित दुरुपयोग किया गया। अनुकल्प मिश्रा के घर से जांच एजेंसियों ने अभी तक 20 लाख नगद बरामद किए हैं, जबकि शुरुआती जांच में 1.5 करोड़ तक के गबन और अवैध संपत्ति जैसे नोएडा में फ्लैट और महंगी जमीन खरीदने के मामले भी सामने आए। जांच एजेंसी अब उनके वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इसमें इस कड़ी में आगे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का भी नाम है, जो कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे। पूरी कैश काउंटिंग की व्यवस्था की निगरानी उनकी जिम्मेदारी थी। एफआईआर में उन पर निगरानी में कथित लापरवाही और अनियमितताओं में सम्मिलित होने के आरोप लगाए गए हैं और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लगभग 7 से 7.5 करोड़ के गबन और चोरी का आरोप है। करुणेश पांडे की जिम्मेदारी दान की रकम को सुरक्षित तरीके से काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने भी कथित हेराफेरी में भूमिका निभाई और उससे संपत्ति अर्जित की। मनीष कुमार यादव भी कैश काउंटिंग टीम का हिस्सा थे। एफआईआर के मुताबिक जांच के दौरान उनके घर से करीब 36 लाख रुपए नगद मिलने का दावा किया गया है। अब एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का स्रोत क्या था। अविनाश शुक्ला की जिम्मेदारी भी दान की रकम को सुरक्षित तरीके से काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की थी। एफआईआर में उन पर भी कथित दुरुपयोग और उससे संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। पर क्या सिर्फ यही लोग जांच के दायरे में हैं? नहीं, एफआईआर सिर्फ 8 नामों तक सीमित नहीं है। कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी अगर जांच के दौरान किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि जांच एजेंसी सिर्फ आरोपियों से पूछताछ नहीं कर रही है, बल्कि चल अचल संपत्ति, बैंक खातों, नकदी और वित्तीय लेन देन की भी गहन जांच कर रही है। इसमें एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि शिकायतें दर्ज किसने करवाई। तो इस पूरे मामले की शिकायत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। इसके बाद कुछ समय तक ऑटोमेटिक एनर्जी विभाग में काम किया और फिर भारतीय वन सेवा में चयनित हुए। वे महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी रहे। नागपुर में सेवा काल के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़े और संगठन में विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां निभाई। जिसके बाद ये पूरा राम मंदिर चोरी के गबन का जो मामला है वो सामने आता जा रहा है। लेकिन 15 दिन के अंदर ही इसमें जांच चलती रही। योगी आदित्यनाथ ने जैसा वादा किया था कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और 15 दिन की एसआईटी जांच के बाद आरोपियों पर एक्शन लेते हुए भी वह नजर आए। तो फिर वही सवाल उठता है जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, योगी सरकार फेल हो गई है, उनके टाइम पे घोटाला ही होता है। तो क्या वे अपने टाइम के घोटाले भूल गए? जिस टाइम पर क्राइम चरम सीमा पर था, लोग परेशान थे, जनता परेशान थी और अयोध्या में आप जैसे नेताओं ने ही अपने टाइम में गोलियां भी चलवाई थी। क्या वे अयोध्या का वो हाल भूल गए जो अब सवाल उठा रहे हैं जब राम मंदिर के बाद ये मामला सामने आया है? खैर, ये तो अखिलेश यादव का एक सच था जो आज हमने आपके सामने रखा, जो लगातार अपनी सरकार के काम भूल गए और अब दूसरी सरकार जो अच्छे काम कर रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही और सच हम आपके सामने लगातार लेकर आएंगे। ऐसे ही देखते रहिए कड़वा सच।